सो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट लर्निंग आउटकम, दैट इज स्टार्टिंग ऑफ थ्री फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। अब यहाँ पे अगर बात किया जाए तो यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन है, हमने जो यहाँ पे देखा हुआ है, क्योंकि जो आपका स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होता है, हमने अपने कंस्ट्रक्शन में डिस्कस किया था कि जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का जो रोटर होता है, रोटर कंडक्टर होता है, उसको आप एक एंड से शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, दूसरे एंड से क्या करते हैं आप थ्रू स्लिप रिंग एंड ब्रशेस आप उसको कनेक्ट करते हैं कि स्टार कनेक्टेड रेजिस्टेंस के थ्रू। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो ये जो कंस्ट्रक्शन हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, बनाया है, एक्चुअली ये आपका जो स्टार कनेक्टेड रेजिस्टेंस है वो रेफर किया जा रहा है आपके स्टार्टिंग वाइंडिंग की तरफ, क्योंकि ये क्या है, हमने इंडक्शन मोटर को डिस्कस किया था कि आपका रोटेटिंग ट्रांसफार्मर है, और रोटेटिंग ट्रांसफार्मर में हम क्या कर सकते हैं, अपने रोटर वाइंडिंग पैरामीटर को स्टेटर वाइंडिंग पैरामीटर में हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर सपोज मान लेते हैं आर एक्सटर्नल डैश, ये जो है ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन each phase of the rotor circuit as seen from the stator है। That means हम इसे लिख सकते हैं NE1 अपॉन NE2 स्क्वायर इनटू आर एक्सटर्नल, यानी कि रोटर में हमने जो आर एक्सटर्नल कनेक्ट किया है, अगर उसको हम स्टेटर पे रेफर करना चाहते हैं तो उसके जो रिडक्शन फैक्टर है उसके स्क्वायर से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जहां पे रिडक्शन फैक्टर इज इक्वल टू NE1 अपॉन NE2, जहां NE1 आपका इफेक्टिव नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ स्टेटर वाइंडिंग होता है, NE2 आपका इफेक्टिव नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ रोटर वाइंडिंग होता है। तो यहाँ से आपने आर ई एक्स टी डैश को आपने रिप्रेजेंट कर दिया, जहाँ पे जो आपका आर ई एक्स टी है एक्चुअल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन द रोटर सर्किट। ठीक है, अब हम अगर इसका हम फिगर बनाते हैं तो ये जो है आपका R2 रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये आपका X2 रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, और अगर हमने प्राइमरी वाइंडिंग पैरामीटर्स को अगर नेगलेक्ट करके हम चल रहे तो यहाँ पे जो V1 है ये आपका स्टार्टिंग करंट IS है, ये R2 डैश है, ये X2 डैश है, और ये R एक्सटर्नल डैश है, क्योंकि एट स्टार्टिंग जो होता है वो आपका S इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो आपका स्टार्टिंग करंट IS इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, V1 अपॉन रूट अंडर R2 डैश प्लस R एक्सटर्नल डैश का स्क्वायर प्लस X2 डैश स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे हम अगर आपका जो टॉर्क इक्वेशन लिखना चाहें तो टॉर्क इक्वेशन टी एस इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 अपॉन ओमेगा एस एम, यानी सिंक्रोनस स्पीड, एंग्लो सिंक्रोनस स्पीड, इनटू V1 अपॉन R2 डैश प्लस R एक्सटर्नल डैश का होल स्क्वायर प्लस X2 डैश का होल स्क्वायर इनटू R2 डैश प्लस R एक्सटर्नल डैश। ठीक है, तो अब देखा जाए क्लियरली आपको यहां से दिख रहा है कि अगर आपके आर एक्सटर्नल का वैल्यू इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो आपका IS करंट होगा वो रिड्यूस करेगा, है ना, यानी कि जो आपका स्टार्टिंग करंट है वो रिड्यूस करेगा अगर आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू इंक्रीज करते हैं। अगर हम टॉर्क के केस में देखें तो जो आपका एक्सप्रेशन बन के आ रहा है यहाँ पे क्लियरली पता नहीं चल रहा है, क्योंकि आपके जो न्यूमरेटर है वहाँ पे भी R2 डैश प्लस R एक्सटर्नल डैश है, जो आपका
जो आपका डिनोमिनेटर है वहाँ भी R2 डैश प्लस आर एक्सटर्नल डैश का स्क्वायर है। तो अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे जो है आपके आर एक्सटर्नल डैश के वेरी करने से आपका स्टार्टिंग टॉर्क भी वेरी हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि विथ राइट चॉइस ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर एक्सटर्नल हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्टार्टिंग करंट को रिड्यूस कर सकते हैं और अपने स्टार्टिंग टॉर्क को वैरी करके एक सेफ वैल्यू, एक परमिशुअल वैल्यू पे हम अपने स्टार्टिंग टॉर्क से अपने 3 फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका जो स्टार्टिंग ऑफ द 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है वो स्मूथ होगा और आपका बेहतर परफॉर्मेंस देगा। ठीक है, बेहतर परफॉर्मेंस करने का मतलब आपका रोटर जितने जल्दी जीरो स्पीड से अपने रेटेड स्पीड तक पहुंच जाता है तो आपके लॉसेस रिड्यूस कर जाते हैं और आपका जो इंडक्शन मोटर है वो प्रॉपर्ली काम करेगा। So students, we have achieved our second learning outcome, that is recall the starting of three-phase slip ring induction motor, and I hope that you have understand it very well. So let's have a knowledge check.